गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि सभी आप अच्छे होंगे। तो हमारी इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने समास का जो अध्याय थी वो कर रहे थे। तो समास का अध्याय में हमें समास की परिभाषा, समस्त पद, समास विग्रह, इनसे संबंधित हमने चर्चा की थी। तो इनके विषय में हमने पढ़ लिया था और आज जो हम करेंगे तो समास के भेदों की परिभाषा और उनके उदाहरण। तो समास के भेद हमने पढ़े कि समास के कितने भेद होते हैं। तो हमने देखी समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो समास के 6 भेद होते हैं जिसमें उनकी परिभाषा यानी कि समास की जो परिभाषा है, उनके भेदों की परिभाषा, समास की परिभाषा हमने पढ़ी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक समस्त पद बन जाता है। एक नया शब्द, 2 या 2 से शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, तो वह जो प्रक्रिया है वो समास कहलाती है। ठीक है, तो समास के भेद हैं 6 जिसमें हम आगे पीछे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि हमने पहले जैसे उसमें अव्यय लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जैसे पहला जो भेद है वो है तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठा है अव्ययी भाव समास। तो ये है 6 इसके भेद। ठीक है, अब हम इनकी परिभाषा पढ़ेंगे और इनके उदाहरण। तो देखेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास के कौन से उदाहरण होते हैं। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, तो देखिए बेटा, तत्पुरुष समास में यानी कि मैंने आपको बताया था कि समास में 2 पद होते हैं। ठीक है, पहला यानी कि पूर्व पद, यानी कि 2 पद होते हैं। तो पहला पद है उसे पूर्व पद कहते हैं और दूसरा पद है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो इसमें जैसे हर समास में 2-2 पद होते हैं। तो तत्पुरुष समास की बात करें हम, तो तत्पुरुष समास में जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और दूसरा पद होता है वो गौण होता है। ठीक है, और तत्पुरुष समास है वो किसके ऊपर, हम कैसे पहचान करेंगे कि ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में जैसे हमने कारक पढ़ेंगे आगे हम, जैसे कारक के विषय में आपको पहले भी कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। तो कारक यानी कि कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो 8 भेद में हमने जैसे कर्ता और संबोधन कारक है उसको छोड़कर सभी, जैसे कर्म है, कर्ण है, संप्रदान है, अपादान है, ठीक है, इन सभी की जो विभक्ति होती है उनके चिन्ह होते हैं। जैसे कर्म को है, संप्रदान के लिए, ये सारी विभक्ति यानी कि जो भी समस्त पद होता है जब हम उनका विग्रह करेंगे तो उनमें जो कारक चिन्ह होते हैं उनको बीच में लेके तब उनका विग्रह किया जाता है। ठीक है, तो हम तत्पुरुष समास की ये पहचान कर सकते हैं कि तत्पुरुष समास की हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तो तत्पुरुष समास में जिसका पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है, उत्तर पद होता है वो गौण होता है। ठीक है, और इसकी पहचान हम जैसे इसमें विग्रह करते समय इनके जो बीच में होता है वो कारक जो विभक्तियां होती हैं, कारक चिन्ह जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे यहाँ है गुण युक्त, जैसे मैंने ये शब्द लिखा गुण युक्त, अब ये मिला हुआ है तो ये क्या है, ये एक समस्त पद है। लेकिन हम विग्रह करेंगे इनका तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये समस्त पद है। जो या तो हम इसको यानी विग्रह करने के बाद गुण युक्त का विग्रह करेंगे, विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करके लिखना। तो गुणों से युक्त या गुण से युक्त, गुणों से युक्त। ठीक है, तो ये वाली, तो ये से आ गया इसके बीच में, से आने पर हम क्या पहचान करेंगे कि ये तत्पुरुष समास है। जो भी कारक चिन्ह जिनका भी समास विग्रह करते समय इन कारक चिन्हों का प्रयोग होगा, ये समझ लें कि वहां पे क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसी तरह जैसे दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि पाठशाला, जैसे यहाँ लिखा कि पाठशाला, तो पाठशाला का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, पाठ के लिए शाला, यानी पढ़ने के लिए जो शाला बनाई गई है उसे, तो के लिए का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ हम जो विग्रह करेंगे तो के लिए का प्रयोग होगा। तो के लिए है वो संप्रदान कारक का है। तो इसी तरह से जो भी शब्द इस तरह से होंगे उनमें हम उनका विग्रह करके पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, तत्पुरुष समास है।
ठीक है। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास की परिभाषा और उदाहरण। जितने हम उसको रिवाइज करेंगे, उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हम पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है। तो जैसे इनमें काफी इनका जो है कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, ठीक है, अधिकरण, ये सारे जो कारक चिन्ह हैं, यानी कि 6 कारक चिन्हों का प्रयोग हम तत्पुरुष समास में करते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा कि तत्पुरुष समास में पहला पद है वो प्रधान होता है, दूसरा पद होता है वो गौण होता है, और इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो अगला है हमारा द्विगु समास। ठीक है। द्विगु समास क्या होता है? तो द्विगु, इनकी सभी की अपनी अपनी अलग अलग पहचान होती है, तो हमें वो ध्यान रखना है। ठीक है। तो द्विगु समास क्या होता है? देखो बेटा, द्विगु समास में जो पहला, यानी कि उसमें भी जो समस्त पद होता है, उसमें जो पहला अंक है, पहला जो अक्षर है, वो संख्या रूपी होता है। यानी कि किसी भी संख्या से शुरू होगा, वो हमें संख्या दर्शाएगा और समूह भी दर्शाएगा उसके साथ साथ। तो जैसे संख्या में जैसे कोई भी, जैसे त्रिकोण है, ठीक है, त्रिकोण, त्रिकोण मतलब 3 कोण, 3, जैसे ये कोण है, जैसे ये कोण बना दिया हमने, 1 2 3, 3 कोण हो गए ये। तो इस तरह त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। ठीक है। तो ये था हमारा त्रिकोण। जैसे त्रिकोण है, तिरंगा है, दशानन है। दशानन में हम जैसे बहुव्रीहि समास का भी ले सकते हैं। ठीक है। कर्मधारय में भी होता है। तो द्विव्रीहि समास त्रिकोण, चतुर्भुज है, ठीक है, सप्तमी है, नवरात्रि है। इस तरह के जो सारे शब्द होंगे वो होंगे द्विगु समास में। तो द्विगु समास की क्या पहचान है कि इसका जो पहला पद है वो संख्यावाची होगा और समूह को दर्शाएगा, इसलिए इसमें द्विगु समास कहते हैं। और इसके उदाहरण मैंने आपको अभी बता दिए। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अर्थ आपको पता है कि द्वंद्व का मतलब होता है वैसे युद्ध, यानी कि बराबर के समान लोगों के आमने सामने जैसे युद्ध होता है, तो द्वंद्व का अर्थ ये होता है। लेकिन यहाँ द्वंद्व से हम कैसे पहचान करेंगे कि दोनों पद इसमें, यानी कि समस्त पद होता है, समस्त पद में 2 पद होते हैं, तो 2 पद में यानी कि ये दोनों पद ही प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। इनमें कोई एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं होता है, समान वैल्यू होती है, समान मूल्य होता है दोनों का। ठीक है। और इनका जब समास विग्रह किया जाता है, जब इनको समस्त पद के रूप में लिखा जाता है, तो इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब इनका समास विग्रह किया जाता है, तो इनके बीच में और शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे काफी विलोम शब्द भी हैं, लिंग जो होते हैं उनको भी हम लिख सकते हैं। जैसे विलोम शब्द में दिन और रात है, जैसे हम दिन रात में हम लिख दिया, तो ये समस्त पद में आएगा। ये क्या आएगा? समस्त पद लिखते समय इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब समास विग्रह किया जाएगा तो इनके बीच में और शब्द का प्रयोग किया जाता है, दिन और रात। ठीक है। तो ये है हमारा द्वंद्व समास। इस तरह के जो काफी उदाहरण हैं, तो वो हमारे किस में आएंगे? द्वंद्व समास में आएंगे। सुख दुख है, रात दिन है, सुबह शाम है, आजकल है। ठीक है। ये सारे किस में आएंगे? सारे द्वंद्व समास में। ठीक है। उसके बाद आता है कर्मधारय समास। यानी कि कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? ठीक है। तो कर्मधारय समास में इसमें एक शब्द यानी कि समस्त पद होता है, एक शब्द विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। जैसे एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है, एक जिसकी विशेषता बताई जाती है और एक जिसके बारे में जिसके विषय में कुछ बताया जाए। ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो कर्मधारय समास होते हैं, और उनका विग्रह करते समय उनमें किस शब्द का प्रयोग होता है, कौन से शब्द का प्रयोग हम पहचान, यानी कि जैसे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में वो ही शब्द समान हो। जैसे भी एक शब्द मैंने दे दिया कि नीलकंठ है, जैसे नीलकंठ। ठीक है। तो आप ये सोचोगे कि ये नीलकंठ शब्द का तो बहुव्रीहि का उदाहरण है, लेकिन इनके समास विग्रह करते समय इनका ध्यान रखना है कि समास विग्रह किया है हमने, तो समास विग्रह करते समय कैसे इनका विग्रह किया है, कौन से शब्द दोनों में अलग अलग हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका कंठ नीला हो, यानी कि कंठ हो, यानी कि बहुव्रीहि में लेंगे तो कंठ है, नीला है कंठ जिसका।
ठीक है। नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है, शिव के लिए प्रयोग हुआ है। नीला है कंठ जो, नीला है कंठ जो, यानी कि यहाँ कंठ की विशेषता क्या बताई गई है कि कंठ है वो कैसा है, नीला है। ठीक है, कंठ है वो कैसा है, नीला है। तो इसलिए इसका उदाहरण हम जब विग्रह करेंगे तब हम नीला है कंठ जो शब्द का प्रयोग होगा तो वहाँ वो क्या होगा, जो कर्मधारी समास में होगा। ठीक है, अगर बहुव्रीहि समास का लेंगे, पहले मैं आपको यही बता देती हूँ। ठीक है, चरण कमल यानी कमल के समान चरण। ठीक है, कमल के समान चरण है जो, ठीक है, जो भी यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ कमल यानी कि चरण है वो किसके समान, कमल के समान बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ चरणों की विशेषण की समान कमल के समान बताया गया है। तो यहाँ कौन सा उदाहरण, किसका उदाहरण है, ये कर्मधारी समास का। ठीक है, कमल नयन, नयन यानी कमल के समान, मीनाक्षी, ठीक है, नयनों के लिए यानी मीन के जैसी जो आंखें होती हैं, यहाँ किसकी विशेषता, आंखों की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस तरह के जो उदाहरण होंगे वो सारे हमारे होंगे कर्मधारी समास के। ठीक है, तो कर्मधारी समास क्या होता है, जिसमें जिस समस्त पद की विशेषण, एक जो पद है विशेषण और दूसरा विशेष्य हो, या पहला उपमेय और दूसरा उपमान हो। ठीक है, इस तरह के जो उदाहरण होंगे वो हमारे होंगे कर्मधारी समास में। ठीक है, अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में यहाँ जो समस्त पद होता है उसका कोई विशेष यानी कि उस शब्द के अर्थ से कोई अन्य के विषय में चर्चा की जाए, किसी अन्य तीसरे के बारे में, यानी कि किसी विशेष अर्थ, उस शब्द का कोई विशेष अर्थ निकलता हो। वो विशेष अर्थ में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मैंने पीताम्बर लिखा, जैसे पीताम्बर, पीले हैं अम्बर जिसके, यानी कि जिसके वस्त्र पीले, तो पीले वस्त्र यानी कि कृष्ण के लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ तीसरा किसके बारे में बताया, पीले हैं अंबर जिसके, श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके। ठीक है, चतुर्भुज, यहाँ चतुर्भुज के लिए, यहाँ बहुव्रीहि समास में चतुर्भुज आप सोचोगे कि ये द्विगु समास का है, तो यहाँ द्विगु समास की जगह हम बहुव्रीहि समास का कैसे पहचाने कि चार हैं भुजाएं जिसकी, तो यहाँ इस तरह से विग्रह करेंगे तो वो बहुव्रीहि समास में होगा। ठीक है, उसी तरह ही जैसे नीलकंठ है, वो मैंने अभी बताया आपको, नीलकंठ है बहुव्रीहि समास में होगा। नीलकंठ वो कौन सा है, एक और नीलकंठ है, श्वेतांबर है, पीताम्बर है। ठीक है, इस तरह के जो सारे जो उदाहरण होंगे वो सारे, लंबोदर है, लंबा है उदर जिसका, तो लंबा है उदर जिसका, तो उदर यानी कि पेट लंबा किसका है, गणेश जी, तो यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है, गणेश के लिए। तो इस तरह के जो उदाहरण होंगे वो सारे हमारे होंगे बहुव्रीहि समास के। ठीक है, अब इसमें अंतिम जो है वो है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसमें जो इसमें भी समस्त पद होते हैं, समस्त पद में पहला जो पद है वो अव्ययी होता है और उससे मिलकर जो दूसरा पद है वो भी अव्यय बन जाता है। यानी अव्ययी भाव समास क्या होता है, उसमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरह के जो उदाहरण होंगे वो अव्ययी भाव समास के होंगे, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें अव्ययी भाव समास में जैसे हमने विकारी यानी कि दो शब्द पढ़े, दो विकारी और अविकारी, तो ये अविकारी में होता है। ठीक है, ये जो अव्ययी भाव समास है वो अविकारी होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, इस तरह के जो क्रिया जो उदाहरण हैं इनके चार भेद होते हैं। तो इनमें से हम जैसे धीरे धीरे है, इस तरह समान जो शब्द होंगे वो भी सारे अव्ययी भाव समास में ही होंगे। या फिर जैसे यथाशक्ति है, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। ठीक है, घर घर, घर ही घर। ठीक है, रातों रात, दिनों दिन, इस तरह के जो सारे शब्द होंगे, ये उदाहरण होंगे, वो सारे होंगे अव्ययी भाव समास के। ठीक है, उसके बाद जैसे हम इससे संबंधित जो भी हमारे जो बुक वर्क है
और जो हमारा प्रश्न उत्तर है वो सारे हमारे SDSS ऐप पर आप देख सकते हैं। तो बेटा इस वीडियो में ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, और इससे संबंधित जो प्रश्न है या इस वीडियो को अच्छे से आप देखेंगे, और जो जितने उदाहरण हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, और इसे का जो बुक वर्क है वो वहाँ से देख करके SDSS ऐप पर से देख करके अपनी बुक फिल कर लें, और जो प्रश्न उत्तर है वो भी आपको वहीं पे उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा, और इसको अच्छे से देखें और अपना काम निरंतर लगातार करते रहें। धन्यवाद।